बच गया, दैट्स स्टाइल ब्रो। बच गया, बच टूटा नहीं। अभी अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो सब ऐसे क्या रे, कभी कुछ फंस जाता है, कभी कुछ। अब टूटेगा। अब ये, अभी तक तो सब ठीक है। अब देखना क्या है रे, ये टूटा हुआ है भाई, कल मैं अंदर डाल देता हूं, सही रहेगा। मुझे पता है अगर बाई चांस टूट गया तो फिर ना, यही पढ़े थे कल। नंबर एक पे क्या पढ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ लिया। एक इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, ये लोकल हार्मोन है। लोकल का मतलब ये होता है कि जिसको आप लोकल देते हो तो ज्यादा काम करता है ना। तो हमारी बॉडी में लोकल ज्यादा एक्ट करता है, हार्मोन का मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो लोकल इसको डिस्क्राइब करने वाला पर्सन का नाम कैसे देखो, वन यूलर। कभी एग्जाम में आएगा, आपको लगता है एग्जाम में आएगा? बेवकूफ थोड़ी एग्जाम में आएगा, ऐसे क्यों आएगा, एग्जाम में आ सकता है। और ये सिम्टम्स किसने दिए थे, ब्लूलर है, वो थोड़ा काम का है। और ये में क्या नहीं होता है, वो आ सकता है ना। ऐसा फर्स्ट रैंक सिम्टम्स किसने दिए थे, कितने होते हैं फर्स्ट रैंक, 11। कितने होते हैं? तो ये क्यों आएगा ऐसे सवाल है, ये फूफा से बनता है, किससे बनता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड न्यूट्रिशन में। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैटी एसिड हमारी बॉडी नहीं हो तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। हमारी बॉडी में फूफा होना बहुत, जैसे एसेंशियल प्रोटीन होना जरूरी है वैसे ही फूफा जी, घर में फूफा जी और इसमें बॉडी में फूफा जी, दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कौन कौन सा पीजीई होता है, F2 अल्फा होता है और एक प्लेन पीजीई वन होता है। ये तीन प्रकार का होता है। जल्दी लिखो, देखिए क्यों आएगा, फटाफट लिखो लिखो। आप जो भी हो, जितने भी हो, हमेशा हर दिन निकलता है ना तो भगवान का एहसान मानना चाहिए। आपने कल का इंसिडेंट सुना, कल का इंसिडेंट सुना, किसी की कोई गलती नहीं थी फिर भी लोग चले बसे। दो टैंकर आपस में भिड़े, एक में एलपीजी था एक में सीएनजी था। दोनों टैंकर आपस में भिड़े, रोड पे भिड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो दोनों में गैस है, टंकी फट जोर से भिड़े, एकदम पिटो फिट। तो भयंकर एकदम क्या हुआ वहां पर, अंदर तो गैस थी, लीक हो गई। लीक होते ही उसी टाइम आग लगी। उस आधा किलोमीटर की रेडियस में जितनी भी गाड़ियां थी सब उड़ गई। सोचो आप, बसें की बसें उड़ गई यूं हवा में। जयपुर से अजमेर जाते हैं तो जयपुर से थोड़ा सा बाहर, क्या नाम है उसका जगह का, पाखरोटा, हाँ जो भी। मतलब सोच नहीं सकते आप क्या करें, उसके पीछे गाड़ियां चल रही थी, क्यों उनका एक्सीडेंट हुआ, पीछे वाली गाड़ी उड़ गई। इतना भयंकर एक्सीडेंट था, उनको टच नहीं हुआ, आग की वजह से उड़ गई। पास में पेट्रोल पंप था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो भी पता नहीं डैमेज हुआ है। आसपास में जितने भी लोग थे उस 500 मीटर में, आधा किलोमीटर में गाड़ियां तो चलेगी रोड पे। दो स्लीपर एसी बसें पास में नहीं थी, चल रही थी पीछे काफी, एक आगे चल रही थी और एक पीछे चल रही थी। इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर आग का विस्फोट हुआ, उस विस्फोट की वजह से बसें भी उड़ गई। सोचो अब बेचारे उन बसों वालों की क्या गलती, अंदर बैठे लोगों की क्या गलती। और पहली बात तो किसी की क्या गलती, एक्सीडेंट हो गया। अब लेकिन कौन क्या चल बसे, किसी ने सोचा था कि एक सेकंड बाद क्या होने वाला है। सुबह 5 बजे सब सो रहे थे आराम से बस के अंदर लोग, और जो आगे एक्सीडेंट हुआ इतना भयंकर हुआ। एक मिनट, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, बहुत। जितना जा रहा है ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करो कि आज हम बहुत सुकून से उठे, सुकून से सोए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। पता नहीं चलता हम 30 मार नहीं है ऐसे कभी, है ना, अपने आप को ज्यादा तोप नहीं समझना। कुछ लोग अपने आप को बहुत तोप समझते हैं, मैं हूँ सब कुछ यहाँ इस जमीन पे, क्या है तो पता नहीं चलेगा, होने के क्या पता नहीं चलेगा, कब कहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। नहीं मानता मैं किसी को भी। है क्या, मतलब समोसा खिलाने के बाद में मौत नहीं आती, ऐसा है? आफ्टर खाई होते समोसा मौत विल बी नॉट अकर, मतलब आएगी भी तो भी वहां, मतलब वो तेल में तलेंगे नहीं हमें ना, ऐसा बोलते हैं कि वहां तेल में, भाई 2-4 घंटे तेल में तल लेना, उसके बाद तो आराम रहेगा। कोई बात नहीं, समोसे तो मैं गायनी की आज क्लास होगी उस दिन समोसे खिलाऊंगा, बीच में खिलाऊं। और उसकी नहीं, गायनी की, इसके आज उसकी आज या कल पूरी हो जाएगी, और इसके बाद गायनी की 6 क्लास है। 5 ज्यादा नहीं लूंगा, 6 या 7। इस बार नोट थोड़े बहुत अच्छे से बनाए हैं, तो हो सकता है 8 लग जाए। रोजाना तो 2 क्लास में गायनिक फिनिश। इस बार पूरा सिस्टमेटिक गायनिक है, तो हो सकता है थोड़ा सा हो गया। देखो ऐसे मत क्या करो तुम, समोसे भी खाने हैं। नहीं एक्चुअली समोसे मैं खिला दूंगा, मेरे को कोई एतराज नहीं, बट सच बताऊं, आप सभी लोग है ना, एक बार आप सभी लोग काम नहीं करने वाले लोग, फिजिकल एक्टिविटी सबकी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। अभी जो दुनिया में जो बीमारी चल रही है वो नॉन कम्युनिकेबल ज्यादा चल रही है, आपको पता होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पता करने के लिए हमें 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। सबका हाइपरटेंशन हमें बिना किसी साइन सिम्टम के चेक करते रहना चाहिए। वेट सबको अपना चेक करते रहना, ऐसा नहीं है कि पोल ढोल की तरह। दूसरा वेट, तीसरा लिपिड प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल, आपको लगता है ना कि बड़े लोगों में हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक बड़े लोगों में आएगा जरूरी नहीं है। इंसान कितना भी पतला हो, उसकी वेसल्स है, उसके अंदर प्लाक जम गया तो हार्ट अटैक आएगा। तो ये किससे पता चलता है, लिपिड प्रोफाइल्स। लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजें होती है, ये पेपर में भी आ सकता है, मैं तो क्या ही बताऊं, बट सुनो। एक होता है LDL, एक होता है HDL, एक होता है TG, एक होता है टोटल कोलेस्टेरॉल, और एक होता है VLDL, है ना। ये चार है ना, ये जितने भी कम हो उतना ही अच्छा है। ये चारों ज्यादा अच्छी होना अच्छी बात नहीं है। इसको इसीलिए पता है बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोई भी बंदा इस दुनिया में नहीं है जिसका 100 से कम आएगा, चाहे आप सैंपल ले लेना, और जिसका 100 से कम आता है उसको हार्ट अटैक नहीं आता। आप क्या करना चाहिए, आपका 100 से कम नहीं, सबका 120, 30, 35 आएगा। हाँ, बहुत रेयर चांस है कि 100 से कम आ जाए, बहुत रेयर है। और जिसका 100 से कम आ गया एलडीएल, मतलब फुल चांस है कि उसका नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये कम होना चाहिए। एचडीएल नॉर्मली रेंज होती है 40 से 70 mg पर, रेंज है किसी में 35 मतलब 40 होना चाहिए कम से कम, और जितना फीमेल में 5 ज्यादा होता है थोड़ा। तो अगर किसी का 50-55 है तो बहुत अच्छी बात है। 70 तो हो गई नहीं, 60 तो हो गई नहीं, इतना का एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव लिपिड बोलते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव लिपिड, इसको गुड कोलेस्टेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारी बॉडी में हेल्दी है, ये होना जरूरी है। नर्वस सिस्टम की सेल मेम्ब्रेन बनती है, बहुत ज्यादा चीजें काम करता है, मतलब अच्छा होना चाहिए। ये एलडीएल किसी भी हालत में 130 mgdl से कम होना, किसी भी हालत में 110 से कम हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 130 से कम, 130 से ऊपर डायरेक्ट कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, डायरेक्ट। सीधा डॉक्टर बोलते एक्सरसाइज करो, ऑयल मत खाओ, जीरो फैट की सब्जी खाओ, जीरो ऑयल की सब्जी खाओ, ऐसा बोलेंगे वो। लेकिन हम लोग तो 140 पे समोसा खाते हैं। टीजी होना चाहिए 150 से कम, रेंज है 150 से 160 भी होती है किसी बुक में, बट ऐसा मानते हैं कि 150 से कम होता ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए 200 से, कितने से? वीएलडीएल होता है टीजी का 5वां हिस्सा, तो टीजी कितना होता है मैक्सिमम? 150, इसका 1.5 करोगे कितना होगा? 30, तो ये होना चाहिए 30 mgdl से कम। अब जो लोग खाने में यकीन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उसमें ये मामला बिगड़ जाता है। एचडीएल एलडीएल रेशियो 1:2 है, वो बहुत अच्छा बंदा है। एचडीएल एलडीएल रेशियो 1:2, 1:2 का मतलब ये होता है जितना एचडीएल एलडीएल उसका डबल है तब तक ठीक है। तो एचडीएल खींच के 50-55 हो सकता है, इससे ज्यादा होगा नहीं, उसका डबल लगभग 110, तो तब तक ठीक है। लेकिन आपको लिपिड प्रोफाइल करवाना 300 रुपए लगेंगे, देखना भूखे पेट करवाना, एम्प्टी स्टमक करवाते इसको, सब चेक करना, देखना रिपोर्ट। एलडीएल ज्यादा ही आएगा, एलडीएल ज्यादा आते ही हमें फैट नहीं खाना चाहिए। एक समझ से कुछ नहीं होगा, कहने की बात खिला दूंगा, बार बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता, बट नहीं खाना चाहिए, सच कह रहे हैं। मैं भी कहता कहता हूँ, सोचता खूब नहीं खाऊंगा, लेकिन जब भूख लगी होती है, ड्यूटी इवनिंग ड्यूटी में होते हैं बहुत खाते हैं हम लोग, इसलिए आप इवनिंग तो करते ही नहीं है। इवनिंग में होते हैं तो फिर शाम को कुछ ना कुछ इकट्ठे होकर 15 जने रोजाना कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग जिसका एलडीएल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, टीजी ज्यादा है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग वगैरह लेते हैं, एग का येलो शेप होता है ना भाई, येलो वाला कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उससे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, टीजी और एलडीएल बढ़ता है। तो आपने नोटिस किया जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, है ना, वो सिर्फ वो व्हाइट व्हाइट वाला यूज करते हैं, बाकी वो येलो एग देते हैं, ऐसा करते हैं, मैंने ऐसा ही मतलब जगह जगह लगे रहते हैं ना जिम के आसपास वाले, ऐसे देखे यूं, पता नहीं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। अब सुनो, हमारे पास 3 प्रकार के प्रोस्टाग्लैंडिन है, एक है F2 अल्फा, एक है PGE2 और एक है PG, ये I2 कौन सा हुआ है? एक I2 कभी कभी यूज होता होगा, छोड़ो ना। रेसिडुआ इज मेन सोर्स ऑफ PGF2 अल्फा। डेसिडुआ से PGF2 अल्फा भी बनता है, कैसे बनता है? और एक्ट हमेशा किसके ऊपर करेगा? मायोमेट्रियम पे, ठीक है। दूसरा, एमनियन बनाता है PGE2, कौन बनाता है? और काम करता है सर्वाइकल डायलेटेशंस, मोस्टली किसके ऊपर काम करता है? सर्विक्स के ऊपर। और मायोमेट्रियम PGI2 बनाता है। PGI2 मुझे भी देखना पड़ेगा कौन सा, मेरे को याद नहीं। PGI2 कई बार बाई चांस आ जाए, बहुत डीप है, कभी नहीं आया आज तक, बट मैंने नोट्स बनाए तो बना दिया साथ, बाई चांस आ जाए कौन सा कहां से बनता है, किस पे एक्ट करता है ज्यादातर, तो भाई जो चीज नहीं पता ना एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है, वरना मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ नहीं होता, जो नहीं है एक्सेप्ट करो, ये मुझे नहीं पता, सबसे अच्छी बात यही होती है। घर का राज नहीं है, कभी धीरे लिख रहे हो, कभी फास्ट लिख रहे हो, क्लास आज चाहते हो पूरा हो जाए सिलेबस तो फास्ट लिखोगे, इसको सिलेबस फास्ट करना नहीं कहते, पेज पलटना कहते। देन आगे बढ़ू, थैंक यू सो मच। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको हम बोलते हैं PGE2, वो क्या होता है, नाम क्या उसका? वाह, ये ऐसी आती है, जेल भी आता है, टैबलेट भी आता है, इसके बारे में लिख लो, बाई चांस क्या आती है, कैसे यूज करते हैं, इंट्रावेजिनल यूज करते हैं। तो कंटेन 3 mg डिनोप्रोस्ट इन द पोस्टीरियर form is followed by 3 mg after 6 to 8 और मैक्सिमम 6 mg दे सकते हैं। डिनोप्रोस्ट जेल भी आती है जो कि 500 mg का होता है, जो सर्वाइकल कैनाल में दिया जाता है। कुल मिला के किसके लिए होता है? सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए यूज करते हैं। कल पढ़ा था ना हमने, वही है। इमेज आ सकता है, व्हाट इज दिस? दिस इज डिनोप्रोस्ट। पिछली बार आया था, व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोप्रोस्ट। तो ऐसे आता है भाई, आप बोले ऐसे क्या पढ़ा रहे हो, बेवकूफ नहीं हम, लगता होगा शायद आपको थोड़ा थोड़ा, बट इतने नहीं है जितने आप सोच रहे हो, नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़े तो है, हम मानते हैं, पूरे नहीं है, ज्यादा आ जाते हैं, कुंचुम कुंचुम। अरे रो, ही मत करो। ये क्या है? ऐसे नहीं, और अपनी बात को पर्सनली नहीं लेने का है, गुस्सा नहीं करने का प्लीज। मैं आपके सामने तो आके थोड़ा बहुत खुश होता हूँ, और फिर आप गुस्सा करने लग जाओगे, बहुत बुरा लगता है ना, प्लीज गुस्सा मत करना, मैं कुछ भी बोल दूं ना, हा हंसता ना, बस। तो प्लीज आप सच्चे योद्धा हो, योर वॉरियर, भगवान आपका भला करे, बहुत जल्दी भला करे, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, मेरा भी करे। क्या चाहिए, क्या अभी क्या होगा भाई, इंसान को हमेशा, एक शाहरुख खान का स्टेटमेंट है कि सफल इस दुनिया में कोई भी हो जाता है, सफलता को मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है ना। सफल कोई भी हो सकता है, किसी को बाई चांस भी सफलता मिल सकती है, लेकिन उसको मेंटेन बनाए, उसको मेंटेन करके रखना बहुत टेढ़ी खीर है। तो आपकी मेहनत ही आपको मेंटेन रखती है बस, और आप लोगों का प्यार थोड़ा तो वो जरूरी, वो मसाला में काम करता है। कुछ कुछ लोग गालियां भी देते हैं मुझे, बट मुझे अच्छा लगता है, मेंटेन रहना चाहिए। सभी अगर तारीफ करने लग जाएंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ना। तर्क वितर्क दोनों होते रहना चाहिए, कोई बोलेगा ठीक है, कोई बोलेगा तो थोड़ा ठीक रहता है, मेरे को अच्छा लगता है। तुम गालियां दो, कुछ भी करो, कहीं ना कहीं इसमें भी प्रचार ही हो रहा है, करो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब मैं एकदम ऐसे हो गया हूँ, कोई कुछ भी बोले ना बोले ऐसा। पहले मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, बहुत ज्यादा। अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना, जब तक उसकी बैंड नहीं बजा देता तब तक मैं शांत नहीं बैठता था। अब मैं कहता हूँ जो चाहे बोलो, मैंने सुना ही नहीं, बस। किसका असर हो गया? नहीं, पुष्पा का असर नहीं हुआ। पुष्पा का तो बहुत, मैंने सॉरी कैसे बोल दिया, आपको लगा मैं सॉरी बोलूंगा तो नहीं, तो नीचे वो जिंदगी में किसी को सॉरी नहीं बोल पाया, एक जगह बोला था और वो वापस गया कि मैंने सॉरी गलती से बोल दिया। अब सुन, मैंने सॉरी कुछ बोल दिया, लिख लिया सबने। हाँ हाँ, तो अलग अलग कंटेंट आता है ना, कई बार क्या होता है कंटेंट अलग अलग होता है। वो 3 MG का वो नहीं है, ये जेल है। हाँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, क्यों है मैं भी चेक कर लूंगा प्लीज, बहुत ज्यादा मैं चेक करूंगा, आई विल चेक। ये आपको पता है एक टैबलेट आती है जिसको क्लीन किट बोलते हैं, उसमें अंदर जो 4 टैबलेट होती है वो यही होती है, मीजो प्रेस्टोल। हाँ जी, ज्यादा खाना खा के आ गया क्या भाई? क्या खा के आ रहे ऐसा, इतनी हंसी आती है? व्हाट इज लविंग खाना, विच वन? कड़ी में कौन सी हंसी आती है? कड़ी में हंसी आती है? कड़ी में कोई हंसी नहीं आती, कड़ी खाना पड़ता है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा जब ब्रेक होता था ना बीच में, जैसे 3 पीरियड के बाद 8 से 11, 11 से 12 का ब्रेक हुआ करता था, और कॉलेज के आगे एक था, वो कड़ी कचौरी खूब मस्त देता था। अब वो कचौरी कड़ी के साथ खाते तो लगता नहीं है फैट है, होती तो नहीं, तो लगता नहीं है। वो काट के कैंची से काट के कचौरी को छोटी करके फिर कड़ी के साथ देता था, गरम गरम कड़ी होती थी। तो हम ऐसा मानते थे डायरेक्ट कचौरी खाने से फैट बढ़ती है, गर्म होने के बाद में फैट उड़ जाती है, तो हम खूब खाते थे। हाँ, तो नहीं खाना चाहिए था ना, हम खा रहे हैं तो मैं भुगत ही रहा हूँ, कौन सी अच्छी बात, नहीं खानी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी तो वैसे कॉलेज हो गई है, बट तुम भी कहीं भी किसी एम्स में जाओगे ना, जैसे दिल्ली एम्स है, दिल्ली एम्स के जस्ट पीछे की साइड एक इलाका है जिसको बोलते हैं गौतम नगर, किसी ने नाम सुना हो तो। और वो इलाका ऐसा डेंजरस इलाका है, डेंजरस का मतलब खाने के सेंस से, क्योंकि वहां पर सारे हॉस्टल है, एमबीबीएस के, पीजी के, सब बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग हॉस्टल उधर ही है, एम्स के पीछे की साइड है। वहां शाम को मोमोज वाला लगता है लाइन, और भाई जो लड़कियां लाइन लगा के खड़ी होती है मोमोज के लिए, तो मैं दिल्ली में रहा हूँ, एक दो बार मैं भी गया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा मोमोज। मोमोज भी ऐसे अलग अलग स्टीम, ये कौन सा फ्राई, मैंने कहा गोल गोल क्या है, मोमोज, मैंने कहा मोमा तो सुना है मैंने, तो मोमोज क्या होता है वो, पता नहीं उसमें ऐसा क्या होता है। ओए यो, मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं, ठीक है? तो मैं बहुत भीड़, मतलब ये सिटी में ज्यादा खाते, गांव में मोमोज वोमोज कुछ नहीं होता, मोमो जी बोलते हैं हमारे मम्मी, मम्मी के भाई को मामा जी। और वहाँ मोमोज, भाई क्या मोमोज होते हैं, वाह वाह। और इतना लाइन लगी, कम से कम 200 मीटर की लाइन लगी है, हॉस्टल के अंदर से शुरू हो रही लाइन, वो हॉस्टल के बाहर लगे हुए खड़े हैं 10 जने। शाम को 4 बजे खुलते हैं भाई, 12 बजे तक मेरे को लगता है एक सर्जन जितनी सैलरी पैसे कमा लेते हैं। मैंने ऐसे पूछ लिया कितने पैसे हो जाते हैं, उसने कहा आप क्या करते हो, मैंने कहा नर्सिंग ऑफिसर हूँ। वो कहता है कम से कम 10 10 एक और जितना तो मैं कमा लेता हूँ। भाई वो गजब। हमने जब एबोर्टिलिसियन ड्रग पढ़ा था उसमें बोला था 2 टैबलेट देते हैं, 2 टैबलेट एक में 200 होता है, तो 2 टैबलेट में कितना होगा, 400, ये बोला था ना 400। तो 3 घंटे से अगर ऐसे भी याद करो तो भी हो सकता है, 3 घंटे में 50 mg, तो 24 घंटे में लगभग 8 डोज जाएगी, तो 50 × 8 करोगे तो भी कितना हो रहा है। तो एबॉर्शन में क्या होता है, एक साथ ही दे देते हैं, ये लिवर कंटिन्यू प्रोसेस है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर से देते रहते हैं, डोज वही है, 24 घंटे में 400। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो भाई ऐसी बात है, मेरे को मोमो तो अच्छा नहीं लगा। अब नेक्स्ट साइड इफेक्ट पढ़ लो, नहीं लिखा, ऐसा क्यों? मैंने जो पहली स्लाइड में पढ़ाया था उतना ही प्रोस्टाग्लैंडिन काम का है। आप फिर भी दिमाग लगाओगे आके मेरे को पूछेगा ये लाइन समझ में नहीं आई, तो नहीं आएगी, पूछने भी मत आना, सीधी बात, क्योंकि जितना पढ़ाया था उतना ही काम का है, ज्यादा दिमाग लगाओगे समझ में नहीं आएगा, बस। जब ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवा तो जीआईटी में भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इसका मतलब क्या कर सकता है, डायरिया कर सकता है, यूट्रस और स्टमक में भी क्रैम्स आ सकते हैं। ये थोड़ा बहुत बीपी का वेंचर करता है तो हो सकता है बीपी कम कर दे। अगर किसी को यूट्रस में ऑलरेडी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है तो क्या देंगे, तो देंगे तो ऑलरेडी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं टेकिसिस्टोल। 20 मिनट में 12 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं मतलब, और जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा पीटल हार्ट रेट क्या होगी, वेरिएबल डीएसोलेशन या लेट डीएसएल, कोई मिला के हार्ट रेट बीटस की क्या हो जाती है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अच्छी बात हो, तो वेरी गुड भाई, यूट्रस का हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है। अब पीटस को डिस्ट्रेस होगा तो पीटस क्या करेगा बेचारा, पास द ग्रीन कलर स्टूल दैट्स कॉल्ड म्यूकोनियम, इसीलिए पीटल डिस्ट्रेस में ग्रीन कलर का इम्यूनिटी फ्लूइड होता है। डिफरेंस बिटवीन ओम्फेलोसिल एंड गैस्ट्रोस्काइसिस, पढ़ लिया, पढ़ लिया
पढ़ना है ना, गैस्ट्रोस्काइसिस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से ज्यादा। सच कह रहा हूँ, इंटरसेप्शन तो ठीक है हो जाएगी, याद हो जाती है, बट गैस्ट्रोस्काइसिस की जो स्पेलिंग है ना, गैस्ट्रोस्काइसिस, बहुत टेढ़ी है, बहुत टेढ़ी, मेरे को 10 बार में याद हो जाती। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्सेट की जीआईटी में पीडियाट्रिक की सेकंड चॉइस पे आता है ये क्वेश्चन। देख ओनली एक लाइन का है, आधी लाइन का है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। ट्रिपल सी प्लस तुम लोगों ने किसी ने दिया, मैं 3 बार दिया, फेल हो गया तीनों बार, क्या मैं क्या करूं बताओ ना, कोई पास हो गई, यही तो कह रहा हूँ, 15-20 नहीं पास हुए हैं इस बार नवंबर वाले में, मैं फेल हूँ। मैंने 3 बार दिया और 3 मैंने उसको बोला पास कैसे करना, उसके पढ़ नहीं पड़ेगा, क्या पढ़ूं? तो उसने एक भेजा, वो क्या बोलते उसमें से आता क्वेश्चन नहीं आया, 3 दिन खराब किए। पास कौन? आप पास हो गए यार, पास हुए उनको तो बधाई मिलनी चाहिए, बहुत कम रिजल्ट रहता है, 1000 में से 20 पास हुए भाई है। ट्रिपल सी प्लस मैंने ऐसे फॉर्म भरा, मैं होना चाहिए अपने पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। हाँ, जो जीएमसीएस का फॉर्म पता है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़, उसकी वैकेंसी में ये कंपलसरी है, नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, है ना? मतलब भर भी दोगे तो आपको चाहिएगा उसी टाइम, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं तो नहीं लेंगे आपको। तो ट्रिपल सी प्लस का मतलब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट प्लस। पहले ओनली ट्रिपल सी था, वो तो इजी था, इस बार उन्होंने बोला भाई आरएससीआईटी, तो हमने सुना था, मैंने ऐसे कर लिया, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, तब फिर आया ट्रिपल सी, अब ट्रिपल सी प्लस, और उसका सिलेबस इतना बड़ा है, उतना नर्सिंग की कम्युनिटी है, तो कैसे पढ़े भाई? किसी को पता हो तो मेरे को बता दो थोड़ा बहुत प्लीज, मेरे पास होना है। ज्यादा दिन तो कैसे हुआ है? नहीं हो तीनों ही बार बैड लक, 49 नंबर, एक नंबर आ जाता तीनों में, तो भी अपना पास हो जाता। सोचो आप, कोई भी सिस्टमेटिक डिजीज है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देते, पीजीई2 हाइपोटेंशन में नहीं देते, और कार्बोप्रोस्टिस में नहीं देते, अस्थमा में नहीं देते बेटे। सच में मैं बहुत परेशान हूँ, 3 बार फेल हो गया मुझे, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही है ट्रिपल सी प्लस की फेलियर। कल रिजल्ट, परसों शाम को रिजल्ट आया 20 तारीख को, मैं देख रहा था तो आया नहीं कि येट नॉट अपलोडेड, मैंने सोचा बन रहा है अपना रिजल्ट कहां से इस बार, मैं प्रेयर की शाम को मस्त, लेकिन बाबा इस बार पार करवा दे, 3 रुपए लग गए, 4000, एग्जाम देने भी जाना पड़ता है, फिर मैंने क्या करें, कल देखा शाम को, सॉरी, मैंने कहा बेवकूफ, 4-5 क्वेश्चन नर्सिंग के डाल देता ना वो, कार्बोप्रोस्ट नहीं, जो लोग सब जीएम, अब देखना जीएमसी की वैकेंसी आएगी ना, कंपटीशन रहेगा नहीं, तो पास ही नहीं हो रहे, कौन भरेगा कौन? जिस जिसके पास है वो ऐसे खुश हो रहे हैं बेवकूफ। लोग कितने कैसे है, जिसके है उसका दुख नहीं है, दूसरों का नहीं हो उसका दुख नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, जिसमें 5 mg पर ml में आता है, F2 अल्फा जिसको कार्बोप्रोस्ट भी बोलते हैं, और ये यूट्रस को कांटेक्ट कराता है पोस्टपार्टम पीरियड में, किसमें देते हैं? पोस्टपार्टम में, और किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? मेरे को कहीं नहीं जाना है, बस ऐसे में नॉलेज के लिए अपने पास होना चाहिए। सच में मेरे को बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे, नहीं उठा रहा कंपनी वाला, आई एम बिजी, लिखो जल्दी लिखो। ये जल्दी लिखो प्लीज। जल्दी लिखो भाई, बातें नहीं, कोई बात नहीं करेगी। ओके, किसने बोला सर? सर किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला, तो मुझे कौन सा हेलुसिनेशन हुआ? ऑडिटरी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्टली सीन इन, हाँ वो 500 mcg होगा ना, गलत, हाँ वो गलत हो गया होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े, ये हो गया आपका किड फिनिश, अब एक बचा पीछे, लिखना है क्या? तुम बहुत धीरे लिख रहे हो, मुझे है ना, तो टेक्टाइल हेलुसिनेशन हो रहा है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या होता है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हिंदी में टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब है मैं खड़ा नहीं रह जा रहा, कीड़ियां चढ़ रही है, क्लीन किट, ये वही है। 5 टैबलेट होती है, एक मीथोप्रेस्टोन, 4 मीथोप्रेस्टोल, ये एक एक तो होती है किधर, ये मीथोप्रेस्टोन, और ये 4 क्या है? मीथोप्रेस्टोल, ये पता होना चाहिए, ये 200 mg की होती है,
और ये 200 mcg की होती है ना, सही है? हाँ सही है, मुझे जहां तक याद है, हाँ सही है। आगे बढ़े, ये पता है आपको, पता है मतलब ये भी एक पोस्टर ग्राइंडिंग का, ये तो एंटी प्रोजेस्टेरोन है, और ये चारों क्या है? ओह पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? मैंने ऐसे ही लेके आगे गलती से बाई चांस इमेज आ जाए। एमटीपी किट को बोलते हैं, लेस देन 60 बॉडी एबॉर्शन करवाने के लिए मीटोप्रोस्टोल यूज करते हैं बस। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ऑक्सीटोसिन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, बट इनमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ऑक्सीटोसिन जरूर है ये, क्वेश्चन आएगा तो आज तक आपने पढ़ लिया वही। ज्यादा देने से क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना हो जाए तो बंद कर देनी चाहिए, फिटस को डिस्ट्रेस कर देती है ना, यूट्रस को हाइपर स्टिमुलेट कर देती है। कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, बक्कल से दे सकते हैं, नेजल से दे सकते हैं। क्या करती है, क्वालिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करती है, इसलिए हम पहले स्टेज के लेवल फर्स्ट स्टेज में भी दे सकते हैं, सेकंड में भी दे सकते हैं और थर्ड में भी दे सकते हैं, है ना। तो पीपीएस की फर्स्ट लाइन तक ये है, फर्स्ट लाइन बोलते तो ये है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस मिथामथीन है, ड्रग ऑफ चॉइस मिथामथीन है, फर्स्ट लाइन पूछने का मतलब ये है। तो ऑक्सीटोसिन लेवल के थर्ड स्टेज में भी देता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों करवाती है। तो क्वेश्चन जो भी आएगा वो आज तक पढ़ रखा वो आएगा, लेकिन अब पढ़ लेते हैं तो पढ़ ले, बाकी इनमें से कुछ नहीं आने वाला। हो गया, स्टिमुलेट करती है स्मूथ मसल्स को, फ्रीक्वेंसी, फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरेशन सब कुछ बढ़ा देती है, वो आपको पता है। ऑक्सीटोसिन गैलेक्टोकाइनेसिस करती है, वो आपको पता है। फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय आईवी रूट, आईएम भी यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है। बेड साइड एटोसिबान भी रखना चाहिए, एमजीएस भी रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो वापस हमें क्या करना पड़ सकता है, सप्रेस भी करवाना पड़ सकता है। सर्वाइकल राइपनिंग मतलब थोड़ा बहुत डायलेटेशन में भी हेल्प करती है, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा नीचे रिलैक्सेशन होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि मेन तो कॉन्ट्रैक्शन का काम है, लेकिन सर्वाइकल डायलेटेशन में भी हेल्प करती है। ये तो एक बेसिक फंडा है, आप लिख सकते हैं इनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा जो ड्रग कैलकुलेशन का होगा, मैं आपसे पूछूंगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिसने सॉल्व नहीं किया वो क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, नॉन रिफंडेबल फीस। हंस क्या रहे हो? तो हंसने से वापस थोड़ी मिलेगी। अगर बाई चांस आज ऑब्स पूरा हो जाता है, चांस कम ही है बट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बचा क्या ड्रग्स, एक मिथार्जिन तो बचा, उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास से गायनिक कंपलसरी हो जाएगी। अब आप गायनिक पूरी होते ही क्वेश्चन निकालना जरूर, सॉन्डर्स से जरूर निकालना, सॉन्डर्स के जो पिरामिड पॉइंट ना, जो ट्रायंगुलर शेप लिखे हुए, जरूर पढ़ना, जरूर फिर क्वेश्चन निकालना। तो यूं क्या बताऊं आप, माय गॉड। और ज्यादा एग्जाम दूर नहीं है, तुम्हें किसी को लगता है ना बहुत महीने है, बहुत महीने नहीं है, 12 अप्रैल को पेपर है, लॉन्च का कब है, तो 11 दिन वो, 3 महीने वो, तो 90 और 11 कितने हुए, 101, और ये तारीख आज होगी 20, तो 10 दिन ये आज बढ़ गया, 90, 11 और 10 कितने हुए, 111 दिन ये है। और 111 दिन में अगर पहले देखो सब्जेक्ट कितने बड़े हैं, तो तुम्हें लगता है ना बहुत ज्यादा, तो डिवाइड करके देख लो। एमएसएन के सिस्टम में 3 दिन, ये 33, 11 सिस्टम है, मिनिमम 3 दिन मानू तो भी 33 यहाँ गए, ओबीजी के 15, साइकेट्री के 10, पंडा के 10, पीडिया के 10, माइनस में आएगा आंसर। इसलिए प्लीज ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए टाइम टेबल बना के रखो, ताकि ये मन में नहीं आए बहुत टाइम पड़ा है, बहुत नहीं है। एक सब्जेक्ट को गिनती के 1 वीक ही है, एमएसएन को 20 दिन हो गए, 20-25 दिन, 30 दिन, बाकी को तो 7-7 दिन ही है, और एग्जाम के 1 महीने पहले पूरा सिलेबस करना होता है। लास्ट तो 1 महीना बचता है ना, उसमें नया कुछ नहीं पढ़ते, जो पढ़ रखा है हाईलाइटेड उस पर रिवीजन करना होता है बार बार, दिन में 10 बार। दिन में 10 बार का मतलब ये होगा कि एक दिन में एक सिस्टम, 7 दिन में पूरी नर्सिंग, फिर अगले 7 दिन में पूरी नर्सिंग, फिर 7 दिन में पूरी, ऐसे करके 1 महीने में 4-4 रिवीजन होता है। कई बार जिस बंदे ने बहुत अच्छे से सिलेबस कर रखा है वो 1 महीने में 4 रिवीजन करते हैं, अपने आप याद हो जाता है। तो लास्ट 1 महीने में नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है कलेक्शन इकट्ठा हो गया अपना, फिर रिवीजन होता है। तो इसलिए 111 में से 30 और कम कर दो, 81 डेज, यू हैव ओनली 3.5 महीने। सोच लो टाइम कम है, लगता है तुम्हें बहुत दूर है, नॉर्थ सेट दूर नहीं है, नॉर्थ सेट पास में है। 80 दिन है सिर्फ, 30 दिन निकाल दो, वो रिवीजन के होते हैं, पढ़ने के नहीं होते वो। पहली बार कोई चीज पढ़ने के 80 दिन ही बचे हैं, 80 दिन में डिवाइड करो तो 7 दिन भी नहीं आता है सब्जेक्ट का। इसलिए ज्यादा ऐसे आराम से सो रहे हो ना, टूट जाओ, जाग जाओ, दौड़ो, भागो, कूदो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो। आगे बढ़ो। डन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं, पता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन को डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम क्या है, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, जिसने भी इसको डिस्कवर किया उसको नोबेल प्राइज मिला था भाई, और नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिल जाता रोड पे, मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसका नाम याद रखना। क्या नाम है, विकनेंड। इंडिया वाले लोग तो डिस्कवरी डिस्कवरी कुछ नहीं करते, यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या रामानुजन, क्या, अरे तो एक आता कोई मैथमेटिशियन, हाँ आर्यभट्ट, अब भले और कोई, अच्छा सुश्रुत भले, अब बहुत इतना नहीं है, तुम मानो या मत मानो भाई, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसे मत करो ना, हम कंपैरिजन किससे करते हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हम क्या इतने गैप भी थे क्या, है? नहीं करना चाहिए इनसे कंपैरिजन, करना ही नहीं चाहिए, हमें कंपैरिजन करना चाहिए जापान से,
चाइना से, यहाँ की उनकी भले छोटी हो, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज है उनकी। हाँ, चाइना वालों की टेक्नोलॉजी बहुत तेज है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है ये इसराइल, अभी एक कुछ वॉर हुआ था इसराइल के पास में, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास में जो फोन है ना, अपन घर बैठे बैठे सबको, ये चाइना अपने घर बैठे बैठे सबको उड़ा सकता है, चाहे तो उड़ा सकता है। हाँ, फोन के अंदर उनके पास सेंसर होता है, फोन में विस्फोट करवा दे, ऐसे उनके पास सिस्टम है। क्या बात कर रहे हो तुम? इसलिए मैं कहता हूँ फोन रखो ही मत। फेंक दूं? है नहीं, मैं फेंक देता। इसकी हाफ लाइफ बहुत कमी होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 मिनट होता है, और ये जिसमें अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाता है, ऑक्सीजन मतलब एक एंजाइम बन जाता है, उस एंजाइम की वजह से ये यूज हो जाता है। इसका नाम ही ऐसे ही देखो, ऑक्सीटोसाइनेज। ऑक्सीटोसाइनेज, जिसके पीछे एज लग जाता है वो क्या होता है? हाँ, जिसके ऊपर मैं ज्यादा ऐसे ध्यान नहीं तो समझ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, जहाँ होगा मैं वहां डूब जाऊंगा उस टॉपिक में पूरा। इसलिए मैं आपको भी नहीं चाह रहा हूँ कि तुम फालतू लोड लो, बता दिया, नोबेल प्राइज याद रखना बस, इसके अलावा मैं बात नहीं कर रहा। आगे बढ़े? बढ़े क्या? नहीं बढ़ना? तो देखो भाई, ऐसी बात है। कैसी? कौन कौन से प्रिपरेशन आते हैं? सिंथेटिक एम्बुस में भी होता है। साइनोमेट्रिन का मतलब क्या है? ऑक्सीटोसिन प्लस मिटारजिन। इसके अंदर ऑक्सीटोसिन भी होता है, ये हमेशा थर्ड स्टेज में देते हैं, क्योंकि मिटारजिन साथ में है। तो किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको साइनोमेट्रिन दे देते हैं थर्ड स्टेज में, तो ऑक्सीटोसिन भी है और साथ में क्या है? आर्गोमेट्रिन। क्योंकि इसको लेबर की सेकंड स्टेज में क्यों नहीं दे सकते, फर्स्ट में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि साथ में क्या है? आर्गोमेट्रिन है। नेचर रूट से भी आ सकता है, हाँ, बक्कल से भी आता है, नेचर रूट से भी आता है। ये कौन कौन से रूट है इसके, इसके बारे में बात की हुई है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑनलाइन वालों। बोला नहीं ना मैंने, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑनलाइन वालों। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन बोलते हैं। साइनोमेट्रिन मतलब इसमें ऑक्सीटोसिन के साथ में आर्गोमेट्रिन आता है। एक डेस्मिनो ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऑक्सीटोसिन की अलग फॉर्म है जो कि ऑक्सीटोसाइनेज से डिग्रेड नहीं होता। बक्कल टैबलेट, बक्कल का मतलब क्या होता है? बक्कल किसको बोलते हैं? ये जो चोटी पे लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? क्लचर। तो बक्कल इसको बेल्ट हो। बक्कल का मतलब होता है यहाँ पर साइड में अपन यहाँ रख देते हैं अंदर कैविटी के अंदर टैबलेट, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी की साइड वाली फॉर्म को बक्कल कैविटी बोलते हैं, और इंट्रानेजल भी आता है। तो मैं वो क्लचर याद है बेवकूफ। नहीं देखा? ऐसे क्या हो? तुम बदमाश हो क्या सभी? सच में बदमाश थोड़े? तुम हो बड़े समझदार बट बदमाशी करते हो, ये मुझे पता है। करो कोई ना, बट पढ़ाई कर लो रे, ये बदमाशी चलती रहेगी। पढ़ाई कर लो, बिना पढ़ाई कोई नहीं पूछने वाला। तुम कितने भी ऐश मौज करो, सिलेक्शन हो जाएगा ना, लोग सब वो बातें छुप जाती है। तुम घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, क्लास में बातें कर, सिलेक्शन हो जाएगा ना, एक टीचर आके बोलेगा ओ भाई ये अच्छी पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास पूछने भी आता था कैसे पढ़ना है। ऐसा सब कोई पड़ोसी भी सब आपके बारे में पॉजिटिव बातें करने लग जाते हैं। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आप जिसको चाहे किसी को कुछ भी नहीं आता, कंप्यूटर का सी भी नहीं बताओ, लेकिन मैंने पूछा ना भाई तुम पास कैसे हो गए, चाहे वो तुक्के से हुए। मेरे को उसने बताया कंप्यूटर वाले ने कि 50 क्वेश्चन आएंगे ट्रू और फॉल्स, तो उसमें सब में ट्रू भरना है। मैं तो सीख के गया जो बताऊं, सब में क्या भरना? ट्रू। और एबीसीडी में क्या करना है? बी और सी ज्यादा भरना है, 50 आएगी एमसीक्यू। पता नहीं मेरे से कहां कुछ गड़बड़ हुई, दिन सही नहीं था, कोई थोड़ा बहुत सी का बी हो गया होगा, बी का सी हो गया होगा, उसका ज्यादा आंसर वो राइट है, मैंने सारे ट्रू भरे। जरूरी थोड़ी सब ट्रू हो, कुछ फाल्स भी तो होते हैं। और ये राजवर्धन जो अपने आप को ऐसे समझता है ना, इसने भी ऐसे भरा, पूछ लो चाहे ऐसे किया ना। तो आपके नंबर कौन से 70 है? 52 नंबर तो है, एक दो गलत होते तो ये भी मेरे जैसा ही था। अपने आप को 30 मार्क का समझ रहा है, बट दो और मेरे गलत है, मेरे जैसे ही था ये। तो जो 5 लोगों के 70 में से नहीं है, डी ग्रेड में हुए सब। 50 और 54 के बीच में डी होता है। क्या आपके 70 है? डी, डी है इसके भी। कमाल करना से अब। हाँ, तो ज्यादा ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं है कि ऐसी दवाई आती है जिसका क्या हॉस्पिटल में देख लोगे। किस किस में नहीं देते? कौन कौन सी कंडीशन में ऑक्सीटोसिन? इसमें हटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, याद करना नहीं है, लिखो तो आपकी मर्जी, बट मेरे हिसाब से सिर्फ दिमाग में लिखना होता है। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आप वेजाइनल डिलीवरी ही ना करवा सकते, या ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें कॉन्ट्रैक्टेड प्रेगनेंसी सीपीडी है, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें यूट्रस का स्टिमुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें ऑक्सीटोसिन दोगे तो यूट्रस रप्चर होगा। भाई सीपीडी है, किसी फीमेल को ऑक्सीटोसिन दे दिया तो क्या होगा? यूट्रस रप्चर हो जाएगा ना, आगे जाने की जगह नहीं है, तो बेबी प्रेशर कितना लगा लो, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में कभी भी ऑक्सीटोसिन नहीं देते। अच्छा मेरे को एक आंसर बताना फिर तो। एक होता है प्रोलॉन्ग लेबर और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, दोनों सेम ही तो है, दोनों में भी टाइम नॉर्मल से ज्यादा लगता है। लेबर की दोनों स्टेज, पहली दोनों स्टेज 18 घंटे में पूरी नहीं होती, उसको ऑब्स्ट्रक्टेड बोलते हैं, उसको प्रोलॉन्ग बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? मैं बताओ। हाँ, आपने हॉस्पिटल में मेरे को लगता है काम करेगा, बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ, ऐसे सब बिंदास, मैं भी सीखूंगा, हमारा तो पता ही नहीं पड़ता। ऑब्स्ट्रक्टेड में लेबर हो ही नहीं सकता, पहली बात है, बिल्कुल सही बताई। दूसरी और दूसरी बात, ये एक डिफरेंस हो गया, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खिंच गया, लेकिन बाद में भी हो सकता है अगर सही एक्सपर्टीज बाद में भी, अगर कोई सही फैसिलिटी मिल जाए तो। और बताओ डिफरेंस।
और कोई कोई और आज डिफरेंस बाकी है? हीटर डिस्टेंस दोनों नहीं हो सकता है, डिफरेंस बताओ कोई एक डिफरेंस आपने बता दिया, एक कोई और मैम आप हाँ पिलर के जस्ट पास हाँ हाँ बता दिए नहीं पता सच में नहीं पता सर आप आपके पास हाँ हाँ नाम क्या आपका यस वेरी गुड यस राइट आंसर बताओ नहीं पता तो नो हो गया ना फिर और कौन बताएगा आप मैम हाँ येलो टी शर्ट आप हाँ हाँ नहीं आप खड़े हो जाओ आपका नाम क्या आपका नाम क्या नाम सुधांजलि बस ठीक है एक सेम आपकी जैसी मैम यहाँ पर बैठती थी श्रद्धांजलि वो कौन है तो आपकी सिस्टर है अरे यार देखो याद है मुझे क्या नाम उनका उनका सिलेक्शन हो गया अभी नहीं हुआ तो आपकी रियल सिस्टर है एक तो फोटो कॉपी एकदम तो बताओ देखिए है नहीं पता तो कौन बताएगा हाँ हाँ बैठो देखिए ये है प्रोलॉन्ग लेबर दूसरा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है ऐसी कोई भी फीमेल जिसमें पैसेज में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है पैसेंजर में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है बट जो कॉन्ट्रेक्शन है वो वीक है आप उसको ऑक्सीटोसिन दोगे तो कॉन्ट्रेक्शन आ जाएंगे आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो डिलीवरी हो जाएगी ऐसी कोई भी फीमेल जिसमें वीक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उसकी वजह से लेबर खींच जाता है लंबा हो जाता है उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं तो उसको अगर आप यूटेरोटॉनिक ड्रग दोगे और उसके बाद में फोर्सेप या वैक्यूम डिलीवरी करवा दोगे बाई चांस तो वैजिनल डिलीवरी पॉसिबल है तो ऐसी कोई भी फीमेल जिसमें कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं है उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन नहीं है कॉन्ट्रेक्शन नहीं है मेन प्रॉब्लम किसी है जितने होने चाहिए उतने नहीं आ पा रहे रीजन कोई भी होगा उसको कौन सा लेबर बोलते हैं ऐसी कोई भी फीमेल जिसमें कॉन्ट्रेक्शन भरपूर है लेकिन सीपीडी है या तो हेड बड़ा है या पेल्विस छोटा है तो सीपीडी में कौन सा लेबर होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है प्रोलॉन्ग नहीं होता कॉन्ट्रेक्शन पूरे है बट आगे जाने की जगह नहीं है उसको क्या बोलते तो उसको तुरंत पहचानो और सिजेरियन सेक्शन कराओ टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है नाम रटना भी नहीं है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब कॉन्ट्रेक्शन है बट आगे ऑब्स्ट्रक्शन है प्रोलॉन्ग का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बट कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं है समझ में आई बात जिसमें कॉन्ट्रेक्शन वीक है उसको क्या बोलते हैं जिसमें इन स्पाइट ऑफ गुड यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन बट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर समझ में आई बात कॉन्ट्रेक्शन बहुत अच्छा है बट आगे जाने की जगह नहीं है पेल्विस और हेड के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है प्रोपोर्शन रेशियो ठीक नहीं है हेड बड़ा है या फीटस का लोअर पार्ट है पेल्विस से बड़ा है कुल मिला के तो नहीं होगा लेबर तो समझ में आ गया तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं यूट्रस फट जाएगा आगे जाने की जगह नहीं है दोगे यूट्रस रप्चर हो जाएगा फीटस की डेथ हो जाएगी तो सीपीडी में नहीं दे सीपीडी से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आगे जगह नहीं है यूट्रस का कोई सर्विस ट्यूमर हो गया है वजनल कैनाल का कोई ट्यूमर हो गया कोई स्टेनोसिस हो गया किसी कारण से कोई पॉलीपो कुछ भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से अच्छा एक बात बताओ ऐसी और कौन सी कंडीशन है जिसमें वजनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्टिव हर्पीस रीजन तो क्या उसमें हम ऑक्सीटोसिन देंगे देंगे तो फिर लेबर करवाना पड़ेगा लेबर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसी को मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है कौन सा मेजर किसको बोलते हैं टाइप 2 पोस्टीरियर टाइप 3 और टाइप 4 इसमें हम देंगे तो करवाना पड़ेगा बाई चांस आगे प्लेसेंटा आगे बैठा है तो या तो प्लेसेंटा रप्चर होगा या फीटस को इंजरी होगी भाई यूट्रस के नीचे वाले सर्विस कौन बैठा है ऑब्स्ट्रक्शन में प्लेसेंटा उसी को तो बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और उसमें ऑक्सीटोसिन दोगे तो फीटस नीचे जोर लगाएगा आगे जाने की जगह नहीं है तो या तो प्लेसेंटा रप्चर या फीटस रप्चर तो मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया मतलब जहां पर वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां ऑक्सीटोसिन नहीं देना है इसलिए पहले पता करते हैं लेकिन गांव में तो जाते ही ऑक्सीटोसिन उसके बाद देखेंगे भर्ती लेके आता है तैयार बैग में बाहर वाले चेन में रहता है और चेन टूटी हुई होती है बैग की इतना भारी बैग होता है इतना भारी बैग देखना प्रैक्टिस करने वालों का बैग देखना साइड से ऐसे है एक साइड एनएस बाहर झाड़ रही है एक साइड से आरएल बीबी इंस्ट्रूमेंट साइड से बाहर है सिरिंज इधर से मिडिल वाला साइड से अंदर डाल दिया इधर से बाहर है कोई धक्का मार मार के अपने आप ही उसके अंदर ही दे दिया और बैग को डिलीवरी होने से रही हाँ सच में बैग का बड़ा होता है तो आपने देखना कभी बैग प्रैक्टिस करने वालों का बैग देखना ब्लैक कलर का होगा और या तो ब्लैक का होगा या होगा ब्राउन कलर का दो ही कलर होंगे ये ठीक है ये तो बड़ा होगा मस्त ये टूट नहीं सकता लेकिन साइड से इतना बड़ा हो जाता है उस तरह के अंदर इधर उधर जो भी चीज मिली अंदर डाल दो फिर वहां जाके ऐसे खोलते हैं जो चैन खोली अंदर से बाहर आता यूं मिलता कुछ नहीं हुआ तुरंत आता फिर जो भी फ्लूइड मिलता है वो टांग के उसमें लगाते हैं एनएस में कारल में किसी में लगाते जो मिल जाता है आईवी सेट होता तो ठीक है वरना पुराना यूज किया हुआ डाल रखा होता है अंदर हाँ भाई मैंने 5 साल गांव में काम किया मुझे पता कैसे कैसे होता है बहुत अच्छे से किया मैंने तो बट कह रहा हूँ ये तो बता दिया आपको बोलस इंट्रामस्कुलर बक्कल टैबलेट बता दिया इसको लिखना नहीं है अब सुना इंजेक्शन ऑफ लेबर ये अरे वो सेम था पहले लिखा वो ये इसको मैं समझो पीछे बाकी है हाँ तो सुनना प्लीज तो फिर लिखोगे चलो ऐसी कोई भी फीमेल जो ग्लैंड मल्टीपेरा है उसको कॉन्ट्रेक्शन का कितना एक्सपीरियंस है वो अपने आप लेबर हो जाएगा उसको ऑक्सीटोसिन की जरूरत रहेगी नहीं ग्लैंड मल्टीपेरा का मतलब क्या है जितने बहुत बार बच्चों को जन्म दे दिया तो उसमें ऑक्सीटोसिन की क्या जरूरत है यूट्रस से और ज्यादा होगा तो और ज्यादा रिस्क रहेगा टोनिक और दूसरा और पहले कंफर्म कर लो वजन है हो रहा है कि नहीं हो रहा जिसको स्टेक्टोमी होती है तो पहले कंफर्म जैसे एग्जांपल के लिए हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन या हिस्टोटोमी यूट्रस को खोल के उसकी लेयर को हटाया हुआ है तो पहले कंफर्म कर लो हिस्ट्री चेक कर लो क्या है हिस्टोटोमी फिर उसके बाद में माल प्रेजेंटेशन अगर किसी को ट्रांसफर लाई है एएनएम गई जीएनएम गया यूएससी देखी नहीं सोनोग्राफी देखी नहीं बच्चे का पीवी एग्जामिनेशन किया नहीं कि कौन सा पार्ट टच कर रहा है और सीधा ऑक्सीटोसिन पता चला ट्रांसफर लाई है अब ऑक्सीटोसिन तो दे दिया अब ऑक्सीटोसिन तो दे दिया अब फिर तुरंत रैपर 104 पाँव 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 होता है कि नहीं होता होता है गाँव होता है एम्बुलेंस खराब हो जाती है रस्ते में गाँव के लोग एम्बुलेंस से धक्का लगाता है ये होता है देखा आपने
हाँ गाँव के लोग एम्बुलेंस में कहीं नहीं सर, मैंने उसको धक्के लगाए हैं, सच में नहीं लगा, हमने देखा है, मैंने एम्बुलेंस में धक्का लगा के स्टार्ट किया है, फिर एम्बुलेंस धक्का से जा रही है फुल फास्ट। ऐसा कोई भी जिसमें प्रेगनेंसी में लेबर नहीं करवा सकते, ऑब्स्टेट्रिक लेबर, कॉन्ट्रैक्शन इनकोऑर्डिनेटेड है, इतना डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस ऑक्सीजन दोगे और ज्यादा डिस्ट्रेस होगा, ये वाटर इंटॉक्सिकेशन करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, याद रखना साइड इफेक्ट क्या है, वाटर इंटॉक्सिकेशन करता है, और कार्डियक डिजीज में भी एकदम कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, सावधानी है, थोड़ा इन दोनों में कॉशन ध्यान रखना है, इनमें सावधानी है, दो तो सावधानी के साथ देना है, कार्डियक डिजीज में विकास दिलाना है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द आर्गुमेंटेन इन कार्डियक डिजीज, किसी हालत में नहीं देते। हाँ तो एम्बुलेंस ऐसी होती है भाई, बेचारी क्या करें, एम्बुलेंस की गलती थोड़ी है, एम्बुलेंस बंद हो जाए, तुम सिटी वाले हो सारे, इसलिए तुम्हें लगता है ऐसा थोड़ी होता है, गांव में ऐसे ही होता है, तुम्हें नहीं लगता है, तुम सिटी से आए हो ना, तो तुम क्या जानो स्ट्रगल क्या चीज होती है। लिखो जल्दी, हो गया, अरे जल्दी लिखो, जो गांव में एक और गलती करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी नहीं देते, 5-10 यूनिट, 10 यूनिट एक 500 ml की बोतल में और करते हैं स्पीड, इतना नहीं देते कभी भी। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन ये कहती है 2000 ml फ्लूइड में इतना सा ऑक्सीटोसिन बनाओगे, कितना सूंघा ना ऐसे बोतल को, सूंघा ना, समझते हो, ओनली ऑल फैक्ट्री सेंसेशन, फिर उसको भी 1 मिनट में एक ड्रॉप, सोचो 2000 ml में ओनली 2 माइक्रो यूनिट, 2 यूनिट ओनली, 2000 ml कितनी यूनिट, और उसको भी 16 ड्रॉप पर मिनट देना, और अपने वाले तो पूरा 1 ml भरी, 500 ml में डाली, स्पीड करी, फिर बोलते हैं फीटस डिस्ट्रेस कैसे हुआ, एस्फिक्सिएशन यूनिट कैसे हुआ, फीटस एम्ब्रियो थ्रोट को swallow कैसे कर गया, तुम ऐसे करोगे तो swallow करेगा, फिर बेबी डिलीवर होते हैं, उसको उल्टा करते हैं, उसको छोड़ते हैं, ये करते हैं, फिर बच्चा डिलीवर भी हो जाएगा, तो उसको सेकेंडरी अपनिया हो जाता है, सेकेंडरी अपनिया का मतलब क्या होता है, वो बेचारा भुगतता है 1-2 साल तक, सिर्फ डिलीवरी करवाना ही कला थोड़ी है, सेफ डिलीवरी जरूरी है, तो वापस कितना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सब कुछ बच्चे को, क्या होता है सेकेंडरी अपनिया, क्या होता है, पढ़ लिया ना तुमने तो, फिर क्या है, व्हाट इज प्राइमरी अपनिया, प्राइमरी अपनिया क्या होता है, प्राइमरी अपनिया इज नॉर्मल अपनिया, इज फिजियोलॉजिकल अपनिया, जन्म के कुछ सेकंड के अंदर बेबी सांस नहीं लेता है, वो नॉर्मल है, अपनिया का मतलब नो ब्रीथिंग, जन्म के पहले 20 से 30 सेकंड तक बेबी अगर सांस नहीं भी ले तो घबराना नहीं है, मैक्सिमम 20 to 30 सेकंड, उसको बोलते हैं प्राइमरी अपनिया, जन्म के 20-30 सेकंड के बाद बेबी रेस्पिरेशन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये डिसऑर्डर है, फिर ऑल इज वेल करो या कुछ भी करो, उसको सेकेंडरी अपने मतलब कोई भी abnormality in the respiration after 30 seconds of the birth is called secondary apnea। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन एस्फिक्सिएशन यूनिट हो सकता है, मेकोनियम एस्पिरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सेकेंडरी अपनिया डिसऑर्डर है, वो सेकेंडरी अपनिया है। तो कई बार ऐसा फीटल डिस्ट्रेस होगा, अंदर वो मेकोनियम पी गया या एस्पिरेट कर गया, या डिलीवरी के टाइम बीच में आपने ध्यान नहीं दिया, बीच में कंडीशन में पी गया, तो उस टाइम क्या हो सकता है सेकेंडरी, एक बार सांस में चला गया, एस्पिरेट कर गया तो निमोनिया हो गया, न्यूबॉर्न में निमोनिया, सेप्सिस हो जाएगा, उसको बचाना बहुत टेढ़ी खीर है, बच भी गया तो उसकी इम्यूनिटी गई ना भाई, बच भी गया तो दुनिया में आया नहीं, उससे पहले लड़ रहा है डिजीज से, वीक हो गया, अगर उसके ब्रेन में बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसका इतना आईक्यू लेवल नहीं रह पाएगा जितना रहेगा, तो वो भी इसको बोलते हैं HIE, लंबे समय से फीटल डिस्ट्रेस से HIE हो जाता है। आप बोलते क्या है, ऑक्सीटोसिन से डिलीवरी करवा देंगे, अरे तुम डिलीवरी तो करवा दोगे, बच्चा जिंदगी भर भुगतेगा, उसका या तो आईक्यू ठीक नहीं रहेगा, या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, या ब्रेन के रिफ्लेक्स अच्छे नहीं रहेगा, व्हाट इज चाहिए, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, इसमें कौन सी स्केल यूज करते हैं, सारनाथ, कौन सा स्केल, सारनाथ स्केल यूज करते हैं, सारनाथ स्कोर या सारनाथ स्केल, कि बच्चे को कितना हाइपो, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपोक्सिया की वजह से इस्कीमिया हुआ, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो गया, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलो मतलब ब्रेन, पैथी मतलब डिजीज, हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया बच्चे का, आपने धूम मचा के ऑक्सीटोसिन दिया, बच्चे को तो HIE हो गया, अब सारनाथ, अब क्या, सारनाथ, सारनाथ क्यों फेमस है, सारनाथ क्यों फेमस है, सारनाथ वर्ड क्यों है, नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है जीके का, इसलिए कहते हैं जीके में है वो, नॉर्थ सेट में, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारनाथ क्या है, उस बोध गया के अंदर जगह है, हाँ है ना सारनाथ जगह, हाँ हाँ वो ज्ञान प्राप्ति का बहुत जगह है, हाँ पिलर उस जगह का नाम सारनाथ है, ऐसा कुछ है भाई, मैंने ऐसा पढ़ रखा है कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ था, मेरे को इतना याद है, मैंने इतना जीके नहीं पढ़ा, फिर नॉर्थ सेट में आएगा तो वहां पढ़ देंगे सारनाथ, महात्मा बुद्ध, सॉरी गौतम बुद्ध, ऐसे तो याद ही नहीं है, तो बच्चा कम से कम तुम इतना तो याद कर लो, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी में सारनाथ स्केल यूज करते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन कम रेट काम किया है, तो ज्यादा तो दे दोगे तो वापस कैसे करोगे, कुछ नहीं होगा, तो कम कम दो ना, ठीक रहता है, तो डॉक्टर ज्यादा नहीं देते, एक्सपर्ट होते हैं वो, ये गाँव में होता है, फटाक से पूरा एम्पूल फोड़ के ले, अभी करवा दो डिलीवरी, लाओ 2000, एएनएम इज वेरी इंटेलिजेंट, प्रेग्नेंट फीमेल को बोल दिया तेरे होगा बेटा, उसी हस्बैंड को बोल दिया तेरे होगी बेटी, दोनों में से एक तो होगी, बेटा हुआ तो उससे पैसे ले लेगी, बेटी हुई तो उससे पैसे ले लेगी, ऐसे होती है,
अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं गांव में, अभी ये भी एक ट्रेंड चलता है, प्रेग्नेंट होने के बाद में भगवान को दर्शन या फिर डॉक्टर को, प्लीज सर बेटा होना चाहिए मेरे। अब बताओ, प्रेगनेंसी हो गई, या तो एक्स एक्स क्रोमोसोम आया है या एक्स वाई क्रोमोसोम आया है। अब डॉक्टर क्या, डॉक्टर के चाचा जी भी चेंज कर सकते हैं क्या जेंडर? ये उसी टाइम हो गया जिस टाइम जो होना था, अब कोई चेंज कर सकता है क्या? लेकिन फिर भी गांव में ये ट्रेंड चलता है। और आपको पता है गांव में एक ट्रेंड और है, किसी के अगर बेटियां ही बेटियां होती है तो वो दूसरी शादी करता है। यस, कि इसकी वजह से मेरे बेवकूफ बेटी और बेटी के लिए बाप जिम्मेदार है, या चेंज करना है तो तू चेंज हो। बेवकूफ शर्म आनी चाहिए। और ये गांव में ट्रेंड है कि इसकी तो बेटियां होती है बेटा होता नहीं, कुछ तो लॉजिक लगाओ, बोलो बेशर्मो है। और लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं कि बेचारे के बेटा नहीं हो रहा तो कौन, क्या बोलते हो लास्ट में, क्यों बेटा क्यों जरूरी है, क्या बोलते हैं ना मेरे को एग्जैक्ट, हाँ जो भी जरूरी है मतलब, तो इसीलिए दूसरी शादी की है, दूसरी शादी। अब बताओ दूसरी शादी में बेटा कैसे होगा? अरे वो बाई चांस हो जाए, बट होगा कैसे? और तो वो कोइंसिडेंस है। अरे ये बोले होता है, ये भी देख लो ना। हाँ हाँ मान लिया। अरे वो तो होता है, मैं भी कह रहा हूँ। अरे तो मेरी बात सुनो ना, होता है, बट वो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। हाँ हाँ कोइंसिडेंस तो उसके भी हो जाता, तो सुनना होने देते, एक आधा बेटा हो जाता। हाँ तो अब सुनो, आपने पढ़ा है ना ओबीसी में, जेंडर के डिटर्मिनेशन के लिए स्पर्म रेस्पॉन्सिबल है। तो बताओ, प्रेगनेंसी मतलब एक फीमेल दूसरी फीमेल से शादी करने से ये अगर होता है तो कोइंसिडेंस है या नहीं है? ये कोइंसिडेंस है या नहीं है? मैं तो इसको पूरा का पूरा 100% कोइंसिडेंस मानूं, बाई चांस ही कोई हो रहा है तो हो रहा है, क्या हो गया? लेकिन वो ऐसा तो नहीं है ना, कम से कम हमें इस बात का खंडन करना चाहिए कि देखो ये हो सकता है, आपके लक है जो भी है, बट वो ऐसा ही है ना, कोइंसिडेंस ऐसा नहीं है कि दूसरी शादी करने से बेटा हो गया। गांव में होता है, गांव में करते हैं भाई, अब कम हो गया थोड़ा, पहले करते थे। तो वाइफ को एक डंडा लेके बैठा चाहिए था, तो बता आया बेचारा दूसरी शादी वाला। एक तो पुष्पा मूवी बन रही है, मेरी बाइक को जो बोलेगा वो मैं करेगा, और एक तो मेरा बेटा नहीं और दूसरी शादी कर रहा है। कैसे कैसे दुनिया है। चलो नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ये देते हैं, ये लिखो फिर मैं बताता हूँ, ये गलत है, तो इसलिए तुम पढ़ाई करो और बढ़िया जाके लोगों में ज्ञान बांटो। है सच में, अब एएनएम की गलती नहीं है, एएनएम को अपना प्रैक्टिस भी तो करना है, तो वो उनकी बात को टाल नहीं सकती। गांव में एक और प्रॉब्लम होती है, अगर ये कम्युनिकेशन का एक टाइप है कि किसी को चाहे कुछ भी नहीं पता है, उसकी बात अगर आपने टाल दी और आप चाहे आईएएस भी क्यों नहीं हो, तो फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये कम्युनिकेशन का रूल है, तो उनकी बात माननी पड़ती है। हाँ जो आप कह रहे हो वो बात सही है, लेकिन ये भी सही है, ऐसे कहना पड़ता है, तब वो बात मानते हैं कि उनको भी तो अपना धंधा चलाना है। इसलिए गांव में लोग सीधी बात काटते नहीं है किसी की भी। तो तुम ऐसे मत करना, सीधी काटना मत, बात तुम गलत कह रहे हो, हमने पढ़ा है गलत है, तो बोला हाँ सही है, बात थोड़ी ठीक है आपकी, बट ये भी सही है, थोड़ा थोड़ा बात को काटना। एकदम काटी तो लोग तुम्हारा बुला देंगे वहां से, फिर अगले दिन तुम्हारी ट्रांसफर है? मैं कह रहा हूँ अगले दिन ट्रांसफर है, सीधी ट्रांसफर, मैं मानता नहीं। इसलिए गांव में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग है। अब सुनो, 500 ml की बोतल सुनना, आप बोलोगे सर एक ज्ञान दो यहाँ पर बढ़िया वाला, आपने कितना यूनिट डाला, कितने एमएल में, और अगर आपने कितना ड्रॉप पर मिनट चलाया, ये आएगा क्वेश्चन में। तो बताओ 1 मिनट में कितना मिली यूनिट जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा। कैसे गया, ये तो सीखना है। तो ये आया, ये आंसर कैसे आया? तो सुनो, आपको अच्छे से पता है कि 2 यूनिट है, तो आंसर किसमें आ रहा, मिली यूनिट में, तो इसको छोटे में तोड़ दो, 1 यूनिट में 1000 मिली यूनिट, तो आपने पेशेंट को कितना दिया, 2000 मिली यूनिट दिया, नहीं दिया? आपने पेशेंट को दिया कितना, 2000 मिली यूनिट, कितने एमएल में, कितने एमएल में? बस अब आंसर आगे होगा, आपके लगभग लोगों के आगे होगा। फॉर्मूला भी पता है, डिजायर बटा अवेलेबल इनटू क्वांटिटी, वो भी फॉर्मूला पता है, नहीं भी पता है तो तुम सीधा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 500 ml में 2000 मिली यूनिट है, सही बोला क्या मैं? तो बताओ 1 ml में कितना मिली यूनिट है? 4 मिली यूनिट, मिली यूनिट, 1 ml में कितना मिली यूनिट है? 4 मिली यूनिट इन 1, क्या ये सही बोला? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सुनना, 4 मिली यूनिट इन 15 ड्रॉप, 1 ml में 15 ड्रॉप होती है अकॉर्डिंग टू अपना प्रोटोकॉल। तो अगर आप 1 मिनट में 15 ड्रॉप दोगे तो कितनी जाएगी, 1 मिनट में 15 ड्रॉप दोगे तो कितना मिली यूनिट जाएगा, 4 मिली यूनिट जाएगा। अगर आप 30 ड्रॉप मतलब 2 ml दोगे पर मिनट, 1 मिनट में तो कितनी जाएगी, 8। अगर आप 45 ड्रॉप दोगे तो कितनी जाएगी, अगर आप 60 ड्रॉप दोगे पर मिनट तो कितनी जाएगी, 16 मिली एमएल। यही तो मैं बोल रहा था, ये चारों आंसर आ गए। क्वेश्चन जरूरी नहीं है ये आए, क्वेश्चन आ सकता है 2 यूनिट 500 ml में डाला, आप 1 ml पर मिनट दे रहे हो, तो बताओ कितनी मिली यूनिट जा रही है, 4 मिली यूनिट जा रही है। अगर आप 8 ड्रॉप दे रहे हो, 30 ड्रॉप दे रहे हो तो 8 मिली यूनिट पर ml जा रही है। अगर आप 45 ड्रॉप दे रहे हो पर मिनट में तो कितनी जा रही है, 12 मिली यूनिट पर मिनट जा रही है। अगर आप 60 ड्रॉप पर मिनट दे रहे हो तो 16 मिली यूनिट जा रही है। क्या समझ में आया? मुझे पता है एक बार में नहीं आता, कुछ दिन बच्चों को एक बार में नहीं आता, जय माता दी, पता है मुझे कितने मिली यूनिट है, कितने एमएल में, तो 1 ml इज इक्वल टू 4 मिली यूनिट, राइट आंसर है 1 ml इज इक्वल टू,
तो मैं बोल दूं 1 ml या 15 ड्रॉप इज इक्वल टू 4 मिली यूनिट। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे? क्या ऐसे बोल सकता हूँ? तो इसका मतलब आप अगर 15 ड्रॉप पर मिनट देते हो, भाई 15 ड्रॉप का मतलब क्या है? 1 ml या 1 ml 15 ड्रॉप अगर आप पर मिनट देते हो तो कितना पेशेंट को जा रहा है? इंजेक्शन कौन सा है? 2 मिली यूनिट, 2 यूनिट इन 500 ml वाला। अगर आप 2 ml मतलब 30 ड्रॉप पर मिनट देते हो तो पेशेंट को कितनी जाएगी? 8 मिली यूनिट पर मिनट, क्योंकि पर मिनट देगा तो पर मिनट देखोगे। अगर आप 3 ml या 45 ड्रॉप पर मिनट देते हो तो 12 मिली यूनिट पर मिनट जाएगी। और अगर आप 4 ml या 60 ड्रॉप, एक ही बात है, पर मिनट देते हो तो पेशेंट को 16 मिली यूनिट पर मिनट जाएगी। आया ना? कैसा भी क्वेश्चन आए, क्या तुम्हारा गलत हो सकता है? अगर पूछ ले कि कितना यूनिट इतने एमएल में दे रहा है तो बताओ इतनी देने के लिए कितना एमएल दोगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पक्का आ सकता है कैलकुलेशन में। तुम आराम से कर लेना, पहले ही मिली यूनिट में निकाल लेना, फिर एक एमएल में निकाल लेना, फिर आंसर कर देना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है, पूरा पूरा सिंपल। कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, अब आपके हिसाब से होगा तो मुझे पता नहीं। आगे बढ़ो, बोलो, बोल जाओ ना। लिख लिया? इसके आगे टेबल है वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये वो टेबल वही थी जो मैंने बताई, ये समझ में नहीं आ रही थी आपको, मुझे पता नहीं आती, इसलिए मैंने वो लिखवाया। ये सबने लिख लिया या नहीं? मिटा दो, मिटा दो, मुझे पता ही नहीं आया ना। इधर आना, ये मैंने लिखवा, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आता। सेम वही है कि अगर आप 15 ड्रॉप दोगे, अगर आपने यूनिट कितना मिलाया है उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है, तो इसमें नहीं जाना। और ऑक्सीटोसिन किसमें दे सकते हैं? सीएसटी में। और ऑक्सीटोसिन कहां दे देते हैं ये आपको पता है, बस ऐसे रिवीजन के पर्पस से मैंने यहाँ लिख दिया कि ऑक्सीटोसिन और कहां देते हैं प्रेगनेंसी में। सीएसटी करते हैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट बोलते हैं उसको, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन चेक करने हैं, उसके साथ में फीटल हार्ट रेट को चेक करते हैं। सीएसटी याद आया कुछ? ऐसे मैंने दे दिया कि ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट भी बोलते हैं सीएसटी को, क्योंकि ऑक्सीटोसिन देंगे फिर चेक करेंगे कितना क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं? एलर्जी हो सकती है, डिसर्थीमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर चेंज है, यूट्रस रप्चर है, वाटर इंटॉक्सिकेशन है, यूट्रस की हाइपरटोनिसिटी करवाता है, जिससे फीटस को डैमेज कर सकता है, हाई डोज से हाइपोटेंशन हो सकता है, विद रिबाउंड, बीच बीच में रह रहे के हाइपरटेंशन। रिबाउंड का मतलब है बीच बीच में रह रहे के फ्लूइड का लेवल चेंज करता है, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर शिफ्ट करता है, तो बीच बीच में हाइपरटेंशन और कभी कभी हाइपोटेंशन। पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एटॉनिक यूट्रस बाई चांस कुछ हो जाए कर जाए तो ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। ऑक्सीटोसिन शुड नॉट बी यूज्ड इन क्लाइंट हु कैन नॉट डिलीवर वेजाइनल, ये बात पता है। जिसमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते उसमें अपन लोग नहीं दे सकते, किसी हालत में नहीं दे सकते। जिसको एक्टिव जेनिटल अर्पिज है उसमें भी कभी। अब आता है नेक्स्ट मिथार्जिन, उसके पीछे कुछ था ही नहीं। हाँ, पोस्टमार्टम हेमरेज कैन अकर एंड शुड बी मॉनिटर्ड फॉर बिकॉज़ द यूट्रस में बिकम एटोनिक व्हेन द मेडिकेशन वियर ऑफ। जब मेडिकेशन चल रही थी तब तक तो पीपीएस मेंटेन हो रहा था, अचानक से आपने मेडिकेशन बंद कर दी तो रिबाउंड यूट्रस में टॉनिसिटी चली जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल टॉनिसिटी थी ना। तो जब ब्लड चलती है तो हमें पीपीएस भी असेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूट्रस किसके ऊपर डिपेंड है? ऑक्सीटोसिन के ऊपर डिपेंड है। आपने मेडिसिन बंद कर दी तो यूट्रस की टोन क्या हो जाएगी? अचानक से चली जाएगी, तो फिर पीपीएस का रिस्क, क्योंकि पीपीएस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एटोनिक यूट्रस। तो रिस्क रहता है, जब आप बंद करते हो तो थोड़ा ध्यान से अवेयरनेस रखना है।
हो गया। डन। इतना क्या टाइम लगा रहे हो? सुन लो, ये ऐसे ज्ञान है, वाई का साइन चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन ही चेंज करती है, कॉन्ट्रैक्शन चेक करते रहना चाहिए। 15 मिनट से वाइटल्स, 15 मिनट से कॉन्ट्रैक्शंस, हर 15 मिनट से फीटल हाइट रेट, और कोई भी चेंजेस आए तुरंत प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब जो डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर आता है मिथारसीन, लिखो फटाफट। तुम सबको इतनी प्यास है, एक तो सर्दी का मौसम, फिर भी इतनी प्यास लगती है कैसे? मेरे को भी तरीका बताना, मैं भी पीऊं। कैसे पीऊं मतलब? सबको सच में प्यास लगती है, जानबूझ के पीते हो? लड़कियां पानी गर्म करके लाती है, और पानी लाती सबसे पहले सबको दिखा के पिएगी, और जानबूझ के मुंह लगा के पिएगी ताकि कोई मांगे नहीं। हाँ, मैक्सिमम ऐसे ही होता है हमारे साथ में जो होते हैं ना स्टाफ, पानी पिएंगे ऐसे जानबूझ के, बोतल के ऊपर ऐसे मुंह होगा छोटा सा, उसमें जानबूझ के ऐसे, हमें सुना है कि ऐसे, ताकि हम भाई झूठा कर, हम तो ऐसे नहीं मांगने वाले, हम तो ड्यूटी निकाल देते 6 घंटे, पानी पिया नहीं हमने, ऐसे निकाल देते ऐसे। और पानी मिल जाए कहीं पर भी पी लेते हैं, हमारे वो फिक्स नहीं है अपनी बोतल से ही पीना, बस पानी मिलना चाहिए, जल ही जीवन है। उनको लगता है नहीं, जीवन ही जल है, तो वो अपना अपना जीवन अपना जल, तो वो अपना अलग से बोतल गर्म करके, बोतल भी ऐसी ऐसी होती है 6 घंटे में पानी ठंडा नहीं होता, मुझे भी ऐसी कौन सी बोतल आती है जो पानी वापस जैसा हो वैसा ही रहता है? ऐसा भी होती है कुछ, ऐसी होती है क्या? सच में ऐसा होता है? चलो आगे बढ़े हैं। अगले महीने में, अब आज क्या 20 तारीख हुई ना, 10 तारीख को आपके डायरेक्टर सर का बर्थडे है, 10 जनवरी को, ठीक है। और 26 जनवरी को आपके ऑनररी डायरेक्टर अनु सर का बर्थडे, भाई ध्यान रखना। टू पिक डे ऑफ जेएनसी, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होती, उस दिन डबल क्लास होगी, तो सुबह तो 26 जनवरी मनाएंगे, शाम को क्लास होगी, छुट्टी कैसे होगी? बर्थडे वाले दिन क्या छुट्टी होगी? और 31 को कुछ नहीं होगा, अगले दिन 25 होगा। हाँ, एक बार मैं जब नर्सिंग करने जोधपुर आया फर्स्ट ईयर में 2010 में, तो उस साल के अक्टूबर में एडमिशन हुआ, तो दिसंबर आया 30, लास्ट वीक चल रहा था क्रिसमस के बाद वाला, कह रहा 31 को कहाँ चल रहे हो? मैंने कहा 31 क्या होता है? तो 31 को मैंने कहा होता क्या है, सिटी के लोगों के लिए 31 होता है, गाँव वालों के लिए कोई फर्स्ट नहीं होता, उनको पता ही नहीं है साल चेंज हो गया। वो कह रहा 31 को कहाँ चल रहे हो? मैंने कहा क्या है, तो पता नहीं साल चेंज हो रहा है, तो मैं इसमें नहीं बात क्या है, तो नहीं नहीं पार्टी होती है। तो मैंने कहा भाई ये तो मैंने आज सुना, सच में होती है क्या ऐसी कोई? होता है विष्णु? क्या 31 का कुछ होता है क्या? क्या होता है? है? मैं सो जाता हूँ, मुझे क्या पता, देख कैसे देखते, बाहर जाना पड़ता है? कहाँ कहाँ पर लिखते हैं? कहाँ पर? किला किला, हाँ, वो मेहरानगढ़, तो कैसे देखे, वहां जाना पड़ता है? अरे जाओ, इंपॉर्टेंट बात चल रही, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, पैसा पैसा लगता है, फ्री है, यस फ्री, किला, ये बोले मेहरानगढ़ में फ्री है, कोई भी जा सकता है, वहां ठीक है भाई, फ्री है, फ्री। कल परसों मैं ऐसे ड्यूटी कर रहा था, वहाँ एक बड़ा सा पोस्टर लेके आया कोई एक जना, उसने कहा सर ये ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है, उसमें एक तरफ लिखा हुआ फैमिली के लिए 3,000 रुपए, सिंगल के लिए 2500 रुपए, और कपल के लिए ऐसे 1,000 रुपए। मैंने कहा एक मिनट सुनो, मैंने कहा भाई फैमिली के लिए 3,000 क्यों? तो फैमिली में लगभग 4-5 लोग होंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सिंगल है तो पैसे ज्यादा क्यों? तो उसका आंसर नहीं था, उसने कहा कपल के पैसे कम है, ये रीजन बताओ, मुझे आज तक समझ नहीं आया, कहीं पर भी ये जो क्लब वगैरह होते हैं, यहाँ कपल के लिए फ्री कम चार्ज क्यों होता है? फ्री होता है क्यों, ऐसा क्या है? मुझे नहीं पता, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया है। चलो छोड़ो, तो इसलिए प्लीज जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ और 1,000 रुपए में जाओ, लिखो अर्गो मेट्रिन, बिना सिलेक्शन 1,000 में जाओगे तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा थोड़ा लेट हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद 1,000 में जाओ, तो फ्री भी है कहीं कहीं पर, ऐसा सुना है। एक पर्सन था ड्यूडली एंड मोइर, कोई मतलब नहीं, कौन था कौन नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अपने को याद रखना है कि ये एक फंगस था जिसका नाम था क्लेविसेप्स पुरपुरा। क्या नाम है? क्लेविसेप्स पुरपुरा, उससे मिथार्जिन बनता है, ठीक है, क्लेविसेप्स पुरपुरा, ना सही नाम है ना? तो भाई कुछ नहीं है, 31 वगैरह कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, 24 है वही 25 होगा, टाइम वैसा ही रहता है, आपके अचीवमेंट है वो काम आते हैं, 24 में जो नहीं था वो 25 में आपके पास होना चाहिए ना,
बस यही लाइफ है। तो फिर भगवान से प्रेयर करो, भगवान तूने मुझे 2025 देखने का मौका दिया, मैं जरूर कुछ ऐसा अच्छा कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, बस ऐसे प्रेयर करो। तुम वहां पे करोगे ओ ओ वो गलत है, पाव पाव करोगे वहां खड़े होगे, हैं डांस करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इधर क्रिया करेंगे टिक टिक टिक, फिर जो ही वहां जीरो जीरो होगा रोज जोर से चिल्लाएंगे जैसे कि पता नहीं। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैंने मूवी में देखा ऐसे होता है। नहीं मैंने पार्टी वार्टी में मूवी में देखा ऐसे होता है, मतलब डांस करते हैं। नहीं डांस तो करेंगे अपन, आप अपने अपने रूम पे कर लेना बढ़िया डीजे लगा के, क्या अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डिंचक डिंचक कर लेना। चुन्नी पुरानी हो गई अब, अभी कुछ नया लगाना। डांस करने का मेरा बहुत मन होता है सच में। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता हूँ ना, तो मैं दो चार चीजें सर्च करता हूँ अपने पास, ऐसा क्या है जो दूसरों को पता बात हैप्पीनेस, फिर डांस आता है। स्ट्रेस में डांस नहीं आता, जब आप खुश रहते हो डांस आता है। मैं सबको बोलता हूँ ये बजाया करो शांति में एक बार, मंगलवार की शाम को हो जाना ऐसे के बाद आगे बढ़े। सबसे अच्छी अगर कोई रिक्रिएशन थेरेपी है तो वो डांस है। इंसान डांस में मतलब खुश हो जाता है मेरे हिसाब से। कब आता है मितार सिंह, ये डायरेक्ट सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन नॉर सेट। कौन सा सेट, ये 25-25 काम आएगा, नहीं है नॉर सेट काम आएगा। अब देखो ये क्या करती है, बहुत डेंजरस है बहुत। ये यूट्रस है, कौन सा ट्रस, ये कौन सी आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, इसकी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, स्पाइरल आर्टरी। ये किसको सप्लाई करती है, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप देखना, आप जो मिथाजिन दोगे, मिथाजिन क्या करता है, इसको एक ही चीज पता है, मोड़ दो। किसी आपस में लड़कियों की दोनों की लड़ी हुई और एक जन ने दूसरी का हाथ मोड़ दिया और फिर ऐसे कौन से मारा, ऐसा देखा कभी, ऐसा कभी देखा, कहीं लड़ाई तो देखी हाथ मोड़ने वाली, हाथ मोड़ के घुमाने वाली, सेम वही, दैट इज ट्विस्टिंग मूवमेंट। इतना पता है, हाँ ऐसा होता है। सुनो अब क्या, ये यूट्रस है, जो ही मिथाजिन दोगे इनका यूट्रस क्या करवा देगी, कॉन्ट्रैक्शंस, ओनली कॉन्ट्रैक्शन लो। और इसके अंदर कोई भी है, अगर कोई है तो सीधी बात है उसको कॉन्ट्रैक्शन होगा। तुम जो हाथ मोड़ोगे तो अंदर कोई भी नर्व दबेगी ना, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो अगर बाई चांस फीटस अंदर है तो फीटस कंप्रेस होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या करता है, जो यहाँ पिताजी दोगे चाहिए हम दोगे, तो ये यूट्रस होगा कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर जो भी ब्लड था मायोमेट्रियम जो भरा हुआ कोरियोनिकुलर स्पेस में, मायोमेट्रियम में, ये ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, यूटेराइन वेन में। सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, और यूटेराइन वेन से कहाँ चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा से कहाँ चला जाएगा। और अगर किसी को पहले से कोई हार्ट की डिजीज है या हाइपरटेंशन है या मैं बोलूं पेरिफेरल सर्कुलर डिजीज है, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलना, हार्ट डिजीज मत बोलो, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की या वेसल्स की, सीवीडी मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। और अगर आपने मिथाजिन दिया और हाइपरटेंशन है, एक रबड़ वाली पानी की बोतल है छोटे ढक्कन वाली, किसी के पास है, हाँ इधर लो, ये नहीं ऐसी कोई और दबने वाली बोतल, 10 रुपए वाली कौन है, सब अमीर है कुछ एकदम। हाँ वेरी गुड, ये हो ना, ये बोतल पानी की भरी हुई ये है, लाइक दैट दिस इज यूट्रस। आपने मिथाजिन दिया, मिथाजिन दिया चेते क्या हो जाएगा, ऐसे एकदम ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे होगा। अब इसका पानी प्रेशर के साथ कहाँ निकलेगा, यूट्रस में। और अगर उसका यूट्रस काम नहीं कर रहा है तो भयंकर जो पानी जाएगा यूट्रस को क्या आ जाएगा, टूपा आ जाएगा। टूपा समझते हो, जैसे ये है पूरी बोतल है, देखना ये पूरी बोतल है। अब मैं इस बोतल को अचानक उल्टी करूंगा ना तो भी ये पानी गिरेगा नहीं, गिरा क्या, थोड़ा सा गिरा, फास्ट, थोड़ा सा, गिरा क्या, गिरा क्या, नहीं गिरा ना, गिरा नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा बताओ, नहीं बता रहा हूँ, चुप रहो स्मॉल, चलो ये लोग को बातें करो। मैं ये कह रहा हूँ अचानक से ये आर्ट है, यहाँ पर ये इंपीरियल बना के आ रहा है, जहाँ तक ब्लड बैंकर जाएगा और हॉल छोटा सा है, बैंकर ब्लड जाएगा, आगे जाने की जगह नहीं होगी। तुम्हारा गेट खुलता है माना कि 2 बजे, 100 लोग बाहर खड़े हैं, जाने की जगह 2 खिड़की है, तुम के 2 खिड़की जोर से, गेट टूट सकता है कि नहीं, टूट सकता है कि नहीं, है तो सेम वही कंडीशन, पीछे से ब्लड आ रहा है आगे जगह नहीं है तो ये बोलेगा, समझ गए, इसको बोलते हैं। तो किसी भी हालत में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट, प्री एक्लेम्सिया या हाइपरटेंशन के पेशेंट को मिथाजिन पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर, सारा का सारा ड्रेनेज जाएगा, हार्ट अचानक इतना ले नहीं पाएगा, हार्ट हाथ कर देगा, मैं थक गया। तो समझ आ गई। इसलिए हमेशा बेबी की डिलीवरी के बाद ही देते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कभी भी सेकंड स्टेज में नहीं देते। अगर बाई चांस ऐसा आंसर नहीं आया कि बेबी की डिलीवरी के बाद, तो एक चीज और है, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद। तो एंटीरियर शोल्डर के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा तो बेबी बाहर आएगा, वापस अंदर नहीं जाएगा। पहले तो ये याद रखना कि बेबी की डिलीवरी के बाद वो नहीं हो, तो एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद, कभी भी पहले नहीं देते। बहुत ज्यादा यूट्रस को ये फट पड़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, भयंकर कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ऐसी बात है भाई, ये मिथाजिन है, समझ गए आप। सही है, जो ही मिथाजिन पूरा होगा फिर एक क्लास और लेंगे हम। कौन सी एक क्लास, डायग्राम में छोटे मोटे टॉपिक हल्का पतला लिखा था कुछ ऐसा, अपना ऑप्स क्या हो जाएगा,
और अगर 1 घंटे में पूरा हो गया तो आधा 1 घंटे में आपको जो कुछ बेसिक कुछ बातें हैं, कुछ एक आधा पढ़ने वाला टॉपिक बाकी दे रखा है पुराने स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बता देंगे यहाँ पर, है ना। इस बहाने से अच्छे से बताया जाता है। तो बीच में तो छुट्टी करने से नहीं, तुम्हारा तो मन है छुट्टी कर दो, हाँ छुट्टी कर दो सर, बस छुट्टी। क्यों मेरे क्लास में क्या इयरिंग्स लगे हुए हैं? अरे जल्दी पढ़ लो रे, मुझे पता है 7:30 हो गई इसलिए हो गया। नहीं मैं बता रहा हूँ, रुको रे, कितना बचा है? हाँ थोड़ा ही बचा है। अब सुनो, द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मिथारसिन, ओके नाउ let me tell you my dear future loving nursing officers, the कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ अर्गोमेट्रिन, खान साहब सही है, ओके हाँ ओके मूव ऑन। प्रोफाइलेक्टिक, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब किसी डिजीज से बचाने के लिए। पोस्टमार्टम हेमरेज की ड्रग ऑफ चॉइस है, इसका मतलब अपन दे सकते हैं बीबीएच थेराप्यूटिक, किसी को एटोनिक यूट्रस है तो भी हमको मिला के कई बार लगता है कि हो सकता है हेमरेज, तो बेबी की डिलीवरी के बाद ऐसे ही दे दो, किसी को हो जाए तो भी दे दो। ये तो क्या हो गए, लगता है सस्पेक्टेड केस में बीबीएच हो सकता है, दे, लगता है कि हो गया है, ले, दोनों समझ आ गया। किस में नहीं देना, ऐसी कोई सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अंदर अंदर अभी तक कोई प्रेगनेंसी है, कोई कार्डियक डिजीज अंदर पता नहीं लिखी, कोई कार्डियक डिजीज है, कोई हाइपरटेंशन का मामला, यहाँ लिखा ना हाइपरटेंशन, ऐसा बोलते हैं कि आरएच नेगेटिव में भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये ट्रांसमाइक अंडर कॉन्ट्रैक्शन का कुछ कर सकता है, क्यों है रीजन मैंने भी ढूंढा, मिला नहीं मुझे खास, ऐसा बोलते हैं। और आएगा कभी नहीं, आज तक हाइपरटेंशन के अलावा कुछ नहीं आया। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, पेरिफेरल सर्कुलर डिजीज में नहीं देते बस। ऐसा किसी को कोई भी हार्ट डिजीज है, कोई भी हाइपरटेंशन है, इसीलिए बेस्ट चॉइस क्या है फिर, ऑक्सीटोसिन, बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या है। इसके बाद जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अरे कहानी पहले लिखो, खड़ा हो रहा है बेवकूफ, लिखा नहीं तो जा रहा, मैं यहाँ तो खड़ा हूँ, तब तक कोई खड़ा नहीं रहेगा। हाँ ऐसे क्या समझ रखा है, सब बैठे रहेंगे, कोई खड़ा हो गया ना मैं बैठूंगा। अब देखता हूँ कौन होता है। ओए बैठा दिया, लगा लगा वापस लगा भाई, हटाया किसने, हटा मैंने, गया कुछ नहीं गया, ले ले आ गया, जा कहा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो बोलो।